जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम शुरू करते हैं ये 1 से 2 दिन का गैप आ गया और ये यहाँ पर मेरे हर लेक्चर से पहले उसका लेक्चर नंबर लिखा होगा, उसके बाद आगे पोर्शन लिखा होगा कि ये एम लॉ का पोर्शन है या सी लॉ का पोर्शन है। ठीक है, अगर मैं सी लॉ शुरू कर दूंगा साथ में तो उसमें अलग से लेक्चर नंबर 1 होगा। लाइक ये एम लॉ का लेक्चर नंबर 1 है, अगर मैं सी लॉ शुरू कर दूंगा उसका लेक्चर नंबर 1 से अलग से काउंटिंग स्टार्ट। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फ़्लो के साथ ही चलूँ ताकि स्टूडेंट्स किसी भी तरह से कन्फ्यूजन का शिकार ना हो आप। ठीक हो गया। और ये चैप्टर नंबर 1 आज हम प्रॉपरली स्टार्ट करने वाले हैं। 3 पोर्शंस के अंदर ओरिएंटेशन अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उसे जाकर देख भी सकते हैं और उससे आप बेनिफिट, काफ़ी अच्छी ओरिएंटेशन है, उसके अंदर आपको बहुत कुछ लॉ के बारे में मिलेगा। अच्छा हाँ, ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सम स्टूडेंट्स इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि एम लॉ और ये सी लॉ, ठीक है, इसमें से आने चूँकि 50 मार्क्स, इसमें से आने चूँकि 50 मार्क्स। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि जी वो कहते हैं कि क्या सर दोनों में से 25 मार्क्स और 25 मार्क्स कम से कम लेना ज़रूरी है या किसी एक में से हमारे आ जाएं, बिलफर्ज एम लॉ हमारा अच्छा है तो आ जाएं 40 और इसमें से आ जाए हमारे 12 और ये टोटल 52 बनकर पेपर पास हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही आपका अगर कोई एक पोर्शन में से भी आप हैवी मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, अगर आप इसमें से कर जाते हैं 38 तो आपको एम लॉ में से 12 स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप इसमें से 40 कर जाते हैं, 32 कर जाते हैं, इसमें से आपके 16 आते हैं तो फिर आपको एम लॉ में से 34, सी लॉ में से 34 लेना। ठीक है, तो ये बात भी आपने माइंड में लाजमी इम्प्रिंट रखनी है। ठीक है, यानी कि आपको फिर भी पासिंग के लिए दोनों पोर्शंस एट लीस्ट इतना करने पड़ेंगे। अगर आपको एम लॉ ज़्यादा पसंद है तो आप एम लॉ को बिल्कुल बेहतरीन फोकस रखें और कोशिश करेंगे कि इसके 50 में से आप 35 प्लस मार्क्स ले लें, 36, 38, 39, 44, 42 इतना ले लें ताकि आपको सी लॉ अगर पसंद नहीं भी है तो आपको इसमें से फिर कम मार्क्स लेने में, फिर आप एम लॉ को किसी भी लिहाज से वो नहीं रख सकते कंप्रोमाइज़ पर। ठीक हो गया। चलें अब हम बगैर डिले किए स्लाइड को मूव करते हैं। ये हम गरीबों की यही स्लाइड है जो बाकी टेक्नोलॉजी पर टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर्स पर, कंप्यूटर पर, वो तो फिर पेज को मूव कर, लेकिन मेरे ख्याल से उनसे ये सिस्टम थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे इस फ़ोन नंबर पर भी पूछ सकते हैं। ये मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप। ठीक है, आप इस पर भी मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और 030978807001 और इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं लॉ की डेफिनेशन। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता चलो, मैंने जो बुक फॉलो करनी है मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, मेरे पास चूँकि इस वक्त आई कैप की बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को साथ साथ में आई कैप की बुक से भी काफ़ी कुछ बताता रहूँ। ठीक है, मौजूद तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप बेस्ट ट्राई करूँगा कि उसमें से भी जो कुछ मुझसे हो पाए, जो कुछ जहन में रहे मैं आपको वो भी बता दूं। और इसके अलावा जो हम वैसे बुक फॉलो करेंगे मैं आपको पहले बता दूं। ये बुक को फॉलो करने का मतलब ये है कि मैं आपको ऑलमोस्ट आई कैप की बुक से ही पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, और ये ऑथर हैं इस बुक के सैयद आतिफ आबदी साहब, ये मेरे भी उस्ताद हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में और सेहत में बरकत फरमाए। हम इस बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है जी जी, अब लेकिन मैं फिर भी इस बुक को फॉलो करने के साथ आपको बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँगा, तो इसलिए आपने साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि पाकिस्तान में ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। ठीक है, मैं ज़रा लिखाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा थ्रू आउट द सेशन, इसलिए आप लोगों ने मैं लेकिन साथ साथ में बोल दिया करूँगा तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया जी, अब हम पढ़ते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
लीगल सिस्टम जहाँ पर भी बात है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का लाजमी मतलब आएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका मतलब लिख लें कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन। जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को कहते हैं कि जो कि बेसिक फंडामेंटल्स हों, ठीक है, फंडामेंटल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जिन पर कवानीन बने हुए हों, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स विच मेक्स द लॉ, ठीक है, बुनियादी कवानीन जिनसे नए कवानीन बने हुए हों, ठीक है। जी, अब इसका क्या मतलब है? बुनियादी कवानीन जिनसे नए कवानीन बने, क्या मतलब? इसका देखो मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ABC है, ABC बुनियादी इंग्लिश लर्निंग का कानून है और टेंसेस। इससे फिर आप लोग मज़ीद अंग्रेज़ी में बहुत आगे तक जा सकते, लेकिन आपको ABC और टेंसेस आना ज़रूरी हैं अगर आपने मज़ीद ग्रामर लर्न करनी है, ठीक है। तो और इस तरह से उर्दू में देख सकते हैं आप लोग। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि आगे, और देखें जी पाकिस्तान में जो है 3 बेसिक फंक्शंस हैं, 3 बेसिक फंक्शन जोन से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेशन, और इसके अलावा एक होता है पार्लियामेंट, बंद ना हो शॉप, लेजिस्लेशन और सॉरी पार्लियामेंट कहता हूँ, एग्जेक्टिव्स और जुडिशरी। ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या काम होता है याद रखना है। इसका जो सबसे अहम काम है कानून साजी, ठीक है। अब लेजिस्लेशन क्या होता है ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। एग्जेक्टिव्स इसके अंदर आ जाता है, यूँ समझ लें कि वज़ीर आज़म और इदारे, ठीक है। इदारों में फिर आर्मी आ जाती है। जब इदारों की बात है तो लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, आर्मी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर और भी कई तरह से आ जाते हैं, हॉस्पिटल आ जाती है, रेलवे लाइंस आ जाती हैं, और इसके अलावा कानून बनाने वाले और भी कई इदारे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह जुडिशरी, इसका क्या, इसने कानून बनाना है, इसने फिर आगे इधर भेजना है, ठीक है। वज़ीर आज़म जो होता है वो पार्लियामेंट का मुलाजिम होता है। हम लोग समझते हैं कि वज़ीर आज़म के पास सारी अथॉरिटी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग कानून बनाते हैं, वज़ीर आज़म उसको इम्प्लीमेंट करता है, वो इदारों को आगे ऑर्डर करता है कि ये लोग फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। जो खुद ये करना होता है ये खुद करता है। फिर इनमें जो कमी पेशी हो, ठीक है, वो फिर इस जुडिशरी का काम होता है कि उस कमी पेशी को ठीक करना। आगे समझ आप लोगों को? जी, अब हम आगे पढ़ते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं बुक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ में जो चीज़ समझानी पड़ेगी मैं फिर उसको रजिस्टर पर नोट भी करके आप लोगों को बता दिया करूँगा। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक के वर्ड सही फोकस हो रहे होंगे। लॉ, लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है। ये कवानीन का मजमा, सेट या फिर सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है। मेरे लेक्चर छोटे छोटे होंगे, आपने इससे ज़्यादा वो नहीं होना। ये अच्छा है कि आप छोटे छोटे लेक्चर से अपने कंसेप्ट्स गेन कर रहे होंगे। सेट ऑफ रूल्स आर सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिज़ाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। अब जी इस डेफिनेशन को समझते हैं कि इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है। इस डेफिनेशन में कह रहा है कि कानून, देखो किसी भी माशरे को बनाने के लिए, चलाने के लिए कुछ कवानीन की ज़रूरत होती है। जैसे इस्लाम है तो इस्लाम ने शराब हराम रख दी, ज़िना हराम कर दिया। इसी तरह से और भी कई तरह से इस्लाम ने तलाक़ के कवानीन बनाए हैं।
उशर के कवानीन है, ज़कात सदक़ात के कवानीन है, गरीबों के साथ किस तरह से, इंसानियत के कवानीन। इस्लाम ने हर चीज़ में कवानीन रख दिए हैं, ठीक है। शादी के कवानीन हैं और घर वालों के साथ कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, ये कवानीन है। अगर ये कवानीन इस्लाम ना आता तो इससे पहले माशरा दरिंदों की तरह रह रहा था। बेटियों के हकूक़, जायदाद के हकूक़ मुकर्रर कर दिए, बच्चों के हकूक़ मुकर्रर। इससे पहले बेटी पैदा होती थी उसको ज़िंदा दफन कर दें, मतलब कोई कवानीन नहीं था, सेट ऑफ रूल नहीं था, सिस्टम ऑफ रूल्स नहीं था। अच्छा ठीक है। और फिर हज़रत उमर आए तो उन्होंने पुलिस का डिपार्टमेंट बनाया, मतलब सिस्टम ऑफ रूल डिज़ाइंड एंड इन्फोर्स। हज़रत उमर ने डिज़ाइन किया और फिर पुलिस को इन्फोर्स किया, ज़कात का प्रॉपर इदारा बनाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लाइन है ये वाली डिज़ाइंड एंड इन्फोर्स, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से जब इंसानियत बनी थी शुरू में तो कोई कवानीन नहीं थे, कोई किसी को कत्ल कर दे, कोई किसी को मार दे। तो फिर वक्त के साथ साथ इस्लाम ने बल्कि अल्लाह ताला ने जैसे जैसे हम भी आते गए तो उनमें कवानीन बनाते गए। फिर मैं आपको सिर्फ इस्लाम तक की बात, क्योंकि हम इस्लाम में रह रहे हैं, तो कत्ल जैसे था, अगर इस्लाम ना होता, डिज़ाइन ना होती ये रूल और वो इम्प्लीमेंट ना होते तो फिर लोग कत्ल के बदले कत्ल लेते ही ना, पता नहीं जिसका जो दिल करता वो करता, जैसे जंगल का निज़ाम होता फिर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि किसी भी माशरे को देखें आगे रेगुलेट मतलब उस माशरे को ठीक से चलाने के लिए कवानीन की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। ओके, ये बात समझ आ गई, इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करते, बंद थी। अच्छा, इसी तरह से फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि मर्केंटाइल लॉ क्या होता है। अब लॉ है ना, इसके दो पोर्शन हम ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं कि एक होता है एम लॉ, दूसरा होता है सी लॉ। एम लॉ मतलब मर्केंटाइल लॉ, सी लॉ कंपनी लॉ या कॉरपोरेट लॉ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब मर्केंट ये किससे लिखे है, मर्केंट का मतलब है ताजर, ठीक है, तिजारत करने वाले। डील विद द राइट्स एंड ओब्लिगेशंस ऑफ पर्सन, ठीक है। ये ताजरों से निकला ये लफ्ज़ मर्केंटाइल। इसका मतलब है कि ये जो मर्केंटाइल ये इन लोगों के साथ डील कर रहा होता है, उन कवानीन के साथ, उन मुआहदों के साथ डील कर रहा होता है जो कि लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है। अब लोग जो एक दूसरे के साथ करते हैं इसके अंदर फिर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ भी इसी के अंदर ही आ रहे हैं मर्केंटाइल लॉ में, ये हम आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। डीलिंग विद ईच अदर, अब मैं इसकी बताता हूँ, राइट्स एंड ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन डीलिंग विद ईच अदर, इस लाइन का मैं आपको मतलब बताता हूँ। अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया करेंगे, हमेशा से मुराद एक अक्सर ए और बी के लिया करेंगे इंसानों को फ़र्ज़ करने के लिए, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अहमद और असलम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शबीर और अकरम का, नज़ीर और कामरान का कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि मैं अमूमन कहा करूँगा ए और बी, ठीक है। मैं आपको कौन सी लाइन समझाने जा रहा हूँ, मैं आपको जो लाइन समझाने जा रहा हूँ आपने उस पर भी फोकस करना है। राइट्स एंड ओब्लिगेशंस ऑफ पर्सन डीलिंग विद ईच अदर, राइट्स और ओब्लिगेशन कहते हैं जो उधार है, ठीक है। मतलब जो देखो ओब्लिगेशन अकाउंटिंग वगैरह के लैंग्वेज में आता है कि उधार पेएबल, ठीक है, लाइबिलिटी। लेकिन जो लॉ की टर्म्स हैं यहाँ पर ओब्लिगेशंस का जो मतलब आएगा वो आएगा कि आपने किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, मतलब उधार है आप पर कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, ओके। अब एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, ए ने बी से किया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए ने बी को ऑफ़र की कि मेरे पास आम है, ठीक है, 2 किलो, क्या तुम 100 रुपये में लोगे, 100 रुपये में लोगे। इसने इसको की ऑफ़र, ठीक है। बी ने कहा यस मैं लूँगा। इन्होंने कहा ठीक है, कब, तो इसने कहा 2 दिन बाद आप मुझे दे देना 2 किलो आम 2 दिन बाद। किसने कहा, बी ने कहा आप 2 दिन बाद मुझे 2 किलो आम दे देना और ये लो आप 100 रुपये, मतलब 50 रुपये पर केजी। अब इस पर ऑब्लिगेशन बन गई है ए पर कि ये 2 दिन बाद इसको आम दे। अगर ये नहीं देता तो इसने ये ऑब्लिगेशन तोड़ दी, ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस एक्सेप्टेंस जो इसने ऑफ़र की थी, जो इसने कहा ठीक है, ठीक करने के बाद ये क्या बन गई, एक्सेप्टेंस, ठीक है।
इसके बारे में हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। तो इसने जो रूल तोड़ा, फिर हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि सिविल लॉ, फिर इसको कहते हैं सिविल लॉ, इन दोनों का आपस का कानून था, और इस सूरत में फिर अदालत क्या कहेगी, ठीक है। तो जो इसने तोड़ा है कानून, अगर ये इन्होंने रिटन फॉर्म में किया होगा तो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जी। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स कौन, ये उम्मीद आपको ये देखो, मैंने ये लाइन, इस लाइन पे भी अच्छा फोकस किया, डिज़ाइंड एंड इन्फोर्स्ड। और फिर इसके बाद एक तो मेरा डॉगी भी मुझे तंग कर रहा है काफ़ी, और उसके बाद फिर मैंने इस पर भी फोकस किया, रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल, कि हज़रत उमर ने किस तरह से, जब देखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने किसी के साथ रेस लगाई, तो फिर हज़रत उमर ने अपने बेटे को भी सज़ा दिलवाई थी, ठीक है। अच्छा अब फिर इसी तरह से हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि एक दफ़ा उनको किसी औरत ने आकर कहा कि एक मर्द आता है और मुझे हमारे घर घुसकर हमारे साथ ज़्यादती करता है। तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला उनके सदक़े हमें भी इंसान बनाए। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब अगली बार आए तो आपने मुझे आकर बताना है, ठीक है। वो जब अगली बार वो मर्द आया उनके घर, तो फ़ौरन वो गए, उन्होंने तलवार नियाम से निकाल ली और गए, और उसके बाद उस घर में जाने से पहले उन्होंने कहा कि आप घर के तमाम दरवाज़े अपना ये बंद कर दें, लाइट्स, और अंधेरा कर दें। तो उन्होंने तलवार से उस बंदे को मार डाला, और उसके बाद कहा कि अब लाइट्स ऑन कर दो, और फ़ौरन सदा शुक्र अदा किया, ये देखकर कि कहीं उनका बेटा तो नहीं था उसमें, ठीक है। तो उस औरत ने पूछा कि आपने क्यों लाइट्स बंद कर, उन्होंने कहा हो सकता है मेरा बेटा होता तो मुझे रहम आए। मतलब उन्होंने कानून को रेगुलेट किया, किसी भी सूरत में उन्होंने कानून को लागू किया मुआशरे को रेगुलेट करने के लिए। और फिर कहा कि खाना ले आओ। उस औरत ने पूछा खाना आपने फिर क्यों खाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त तक मैंने कहा खाना नहीं खाऊंगी जब तक मैं उस मर्द को ना इबरत का निशान बनाऊं, ठीक है। तो देखो वो कुछ भी हमारा देखो इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून या जो स्टेट का कानून होता है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर। अनफॉर्चुनेटली अब वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। अब तो कहते हैं जी 500 रुपया फड़ाते अगे चल, एवं है ना, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले एवं कह रहे होते हैं ना, 500 फड़ाते चल पुत अगे। अच्छा अदालत में जाओ तो जी वकील जज साहब को जो खिला दो वो कहता है जी ये आपके हक़ में है। इसी तरह से फिर पुलिस में अगर आप पर केस हुआ पड़ा है तो SHO को कुछ खिला दो, या फिर जो इनके होते हैं थानेदार वगैरह, इनको अगर आपने कुछ खिला पिला दिया, कुछ दावत दुवत दे दी, तो बस जी चलो काम निकल गया। इसी तरह से हमने ये भी सुना था कि पहले वक्त में अंग्रेज़ जो उनसे थे उन्होंने औरतें भी प्रोवाइड करते थे हमारे मुग़ल हुक्मरानों को, और अपनी मर्ज़ी से फिर काम निकलवा लेते थे। इस तरह अब भी ऐसा ही है कि अरबियों में जो इसराइली हैं या फिर यहूदी ताकतें, ये औरतें प्रोवाइड कर दी, क्या प्रोवाइड कर दिया, मतलब मरात दे दी इस तरह से कि अगला बंदा सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन ना कर पाए रूल्स की, कवानीन की, और जैसे वो कहें वैसे चले, ठीक है। अब हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, इसकी एग्जांपल्स ये यहाँ से इसकी एग्जांपल्स स्टार्ट हो रही हैं। इट इंक्लूड्स, इसकी यहाँ पर बुक ने सिर्फ 3 एग्जांपल्स लिखे, कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होंगे, ठीक है, आपस के, ठीक है, और इसके अलावा पार्टनरशिप इसके अंदर आ जाएगी। पार्टनरशिप का भी आगे पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें से कन्फर्म 10 या 15 मार्क्स हैं, मतलब कम से कम 10, और ये सबसे बेहतरीन चैप्टर यही है पार्टनरशिप। इसी तरह से फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है पढ़ा, ठीक है। अब देखें 18 मिनट लग गए सिर्फ ये छोटी छोटी 2 डेफिनेशन से समझाते हुए। तो आपने भी अच्छे से पढ़ना है जी। हम पानी पी लें, पानी क्या पीना है, हमने टैंक पीना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। पाकिस्तान के अंदर जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वो कौन कौन से, किसी भी स्टेट के अंदर ये सोर्सेज ऑफ लॉ तकरीबन यही होते हैं, ठीक है। ये 4 जो उनसे लिखे हैं, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर बन सकता है। अगर ICAP इसमें से MCQs पूछ ले तो ये 4 नंबर का बनेगा, अगर MCQs ना आए तो ये 5 नंबर का भी बन सकता है, सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ठीक है। या फिर इस तरह से 2 नंबर का भी पूछ सकता है कि राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। अच्छा जी, लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम इज़ ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ इक्विटी, ठीक है। इंग्लिश का जो लॉ है इक्विटी, इसका मतलब होता है बराबरी, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है बराबरी, इससे निकला है।
इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखें कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बताया, ठीक है, पहले ही कि इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी कवानीन जिस पर बाकी कवानीन बने हुए हों। ओके जी, अब हम आगे पढ़ते हैं, वक्त चूँकि कम है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, देखो ये पाकिस्तान का कानून जो है कि उस पर बेस कर 1973 के आपने मुताला पाकिस्तान के अंदर पढ़ा होगा। 1973, 1962 का आइन और फिर आई थिंक 1956 का आइन भी है। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर एज़ वेल एज़ इस्लामिक शरिया लॉ, ये सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। ठीक है, इससे और इसको मिलाकर ये 4 चीज़ें बनी हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, केस लॉ, कस्टम, एग्रीमेंट्स। ओके जी, लेजिस्लेशन क्या होती है, इस पर मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद हमें डिस्कस करना चाहिए। पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेसिडेंट को। चलें अच्छा तरतीब से पढ़ लेते हैं। जी मैं तुसी कहने हो लेजिस्लेशन का यार देखो ये मतलब होता है कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हमने देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो लेजिस्लेशन काम है